Hello everyone, welcome back on Mission Padhai Class 9 and 10 YouTube platform, a learning hub for all the learners in Class 9 and 10. So today we are going to start a new session, new lecture. In this lecture we are going to start a new video and start a new chapter from your democratic politics. The name of the chapter is power sharing. We are going to discuss about power sharing, full chapter, detailed explanation, all the key facts, all the dates. That means all the important things that in which the chapter said about the Sri Lanka. We are going to study about two states, basically Sri Lanka and Belgium. So all the topics we are going to cover in this only one video. Okay, so let's start. And yeah, one more thing, that means if you are new on this channel, then do subscribe the channel, and if you like this video, then press the bell icon also, then press the bell icon and as well like button. Okay, so let's start. So firstly we are going to know about that what is meant by power sharing. हम लोगों को power sharing का chapter पढ़ना है. तो basically we are going to familiar about the word power sharing. आखिर में क्या चीज़ है. So power sharing means to share power with different authorities, strategy to reduce conflict. पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है. दैट इट मीन्स पावर शेयरिंग टेल्स अस दैट इट इज़ अ स्ट्रेटेजी. दैट मीन्स वी हैव टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट. पावर शेयरिंग से हम अपना जो पावर होता है वो डिफरेंट अथॉरिटीज़, दैट इट मीन्स कि गवर्नमेंट, जैसे कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, तो ऐसे ही अपना पावर को अलग अलग जगह पर देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग कहते हैं. अब यह पावर शेयरिंग क्या कम मदद करता है कि कन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई झगड़ों को कम करने में मदद करता है. वो कैसे होगा, कि कैसे वो कम करता है, तो वो सब चीज़ ही हम लोग आज इस पूरे वीडियो में वही समझने वाले हैं कि कैसे आखिर में ये कम करता है, रिड्यूस करता है कन्फ्लिक्ट को. ठीक है. So basically, first of all, we are going to know about the strange case of Belgium and Sri Lanka. बेल्जियम एंड श्रीलंका मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक कंट्री है. एंड हम लोग आज इसी का बेल्जियम और श्रीलंका दोनों का ही स्ट्रेंज केस पढ़ने जा रहे हैं. और यहाँ पे एक आपको मैप अटैच मिलेगा जो कि इम्पॉर्टेंट मैप है. मतलब आता तो नहीं है, लेकिन हाँ इस आपके बुक में दिया गया है कि आप चीज़ों को और विजुअलाइज करके जान सकें. ठीक है. मैप आता तो नहीं, सिविक्स से मैप नहीं आता है, केवल आपका फाइनल एनुअल एग्जामिनेशन में हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी से मैप आता है. तो हम लोग सबसे पहले बेल्जियम के बारे में समझ लेते हैं, बेल्जियम के बारे में पढ़ लेते हैं. तो बेल्जियम का पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. और ये सब जितने भी बातें आज बताने जा रहा हूँ मैं, सब चीज़ आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन आउट है. ठीक है. तो आप लोग चाहें तो मैच कर लीजिएगा. तो बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप इन टर्म्स ऑफ एरिया. बेल्जियम क्या है, एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में. यूरोप आप सभी को पता होगा, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है. दैट इट मीन्स वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे बेल्जियम प्रेजेंट है. बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है. इन टर्म्स ऑफ एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा इज इक्वल टू बेल्जियम. यानी कि हमारे इंडिया का जो हरियाणा है उसके बराबर बेल्जियम वहाँ का जो स्टेट, बेल्जियम वहाँ की जो कंट्री बेल्जियम है वो बराबर, यानी कि हमारा स्टेट वहाँ के कंट्री के बराबर है, बेल्जियम के बराबर है. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी कंट्री है. ठीक है. फिर अगर हम लोग बात करें, वेट अ मिनट, आई थिंक दैट इट इज़ समथिंग रॉन्ग रिटन हेयर. गूगल से मैंने थोड़ा सा एडिटिंग करके बनाया है ना, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलत हो गया है. यहाँ पे होना चाहिए था बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. बेल्जियम कहाँ कहाँ पर बॉर्डर, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकते हैं. सो यू नीड टू मेक अटेंटिव यू हैव टू मेक अटेंटिव लर्नर एंड लिसनर ऑल्सो. ठीक है. तो आप लोगों को ध्यान से हर एक पॉइंट को यहाँ पर समझना है. सो बेल्जियम जो है अपने बॉर्डर को फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ में शेयर करता है. एंड मैंने जो पीडीएफ बनाई है, सारी पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल हो जाएगी. एथनिक कंपोजिशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, सो एथनिक कंपोजिशन मतलब क्या होता है कि बेल्जियम में आखिर में कैसे तरीके के लोग रहते हैं, कैसा क्या लैंग्वेज बोलते हैं, कैसे
वहाँ पे क्या चीज़ होता है। तो एथनिसिटी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एथनिक कंपोजिशन, तो जो एथनिक कंपोजिशन है बेल्जियम जो स्मॉल कंट्री है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी कि बहुत क्रिटिकल है, यू कैन से बहुत ही कॉम्प्लेक्स वहाँ का कंडीशन है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, कंट्री का जो टोटल पॉपुलेशन, अब आप समझिए कि कंट्री का वहाँ के जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 59% जो होते हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं। फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, डच बोलते हैं 59% लोग, ठीक है। 40% लोग हमारे जो होते हैं वो वोलानिया रीजन में रहते हैं और वो वहाँ पर फ्रेंच बोलते हैं। और जो 1% लोग रहते हैं, जो 1% रिमेनिंग रहते हैं, वो जर्मन को बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे कि 59%, तो अब अभी तक तो चलिए ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दिक्कत कब हो रही है कि वहाँ का जो कैपिटल सिटी है, बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स, वहाँ पर 80% लोग जो हैं वो स्पीक करते हैं फ्रेंच। यहाँ पे कितने लोग करते थे, अगर होल कंट्री की बात की जाए तो 40% लोग होल कंट्री में फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन बेल्जियम के कैपिटल में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% वहाँ पर डच बोलते हैं। जबकि अगर ओवरऑल देखें तो 59% डच बोलते हैं, यानी कि डच वालों की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, अगर ओवरऑल देखें। बट इफ़ वी टॉक अबाउट दैट ब्रसेल्स, देन ब्रसेल्स में 20% ही लोग हैं ऐसा जो बोलते हैं हमारा डच। नाउ देन अब हम लोग श्रीलंका के बारे में कुछ समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत सब पढ़ लेते हैं दैट श्रीलंका के बारे में क्या है। सो श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका भी आप लोग को पता है एक कंट्री है जिसमें डाइवर्स यानी कि डाइवर्स पॉपुलेशन उसमें भी है। अबाउट 2 करोड़ उसमें पॉपुलेशन है। आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये गिवन आउट है, ये डेटा एनसीईआरटी रीडर में गिवन है, तो मैंने यहाँ पे बताया है कि अबाउट 2 करोड़ वहाँ पे पॉपुलेशन है, नियर अबाउट, ठीक है। श्रीलंका के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब हम लोग एथनिक कंपोजिशन देखेंगे श्रीलंका की, दैट व्हाट इज़ द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, बेल्जियम का इंट्रोडक्शन लिया और सबसे पहले हम लोगों ने पावर शेयरिंग को देखा क्या होता है, समझा। देन बेल्जियम को हम लोगों ने पढ़ा। देन वी हैव टू मूव ऑन एथनिक कंपोजिशन ऑन बेल्जियम। श्रीलंका का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ले ली। अब हम लोग एथनिक, जैसे हम लोगों ने बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन पढ़ा था वैसे ही हम लोग श्रीलंका का भी एथनिक कंपोजिशन पढ़ेंगे, ओके। So ethnic composition of Sri Lanka, if we talk about the ethnic composition of Sri Lanka, then the major social group are the Sinhala speakers 74% and Tamil speakers 18%। अगर श्रीलंका में देखा जाए तो वहाँ पर सिन्हाला स्पीकर्स 74% थे एंड तमिल स्पीकर्स की बात की जाए तो वो 18% थे, है ना। वहाँ पे तमिल नेटिव फॉर द कंट्री, एक ये मैंने स्टार पॉइंट दिया है। तमिल नेटिव फॉर द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन। जो तमिल नेटिव थे उनको क्या कहा जाता था, श्रीलंकन तमिल कहा जाता था, जो कि 13% थे। हाउ मच परसेंटेज, 13% वहाँ पे रहते थे, ओके। तो ये डेटा भी इम्पॉर्टेंट डेटा, यू नीड टू लर्न ऑल दिस डेटा। लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप खुद ब खुद आ जाएगा। बट यू हैव टू प्रैक्टिस रिवाइज ऑल द थिंग्स इन अ डेली बेसिस। अब ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आप हर चैप्टर को डेली करिए, आप एक टाइम स्लॉट बनाइए, उस हिसाब से आप रिवीजन तो करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे 10th ग्रेड में सिलेबस देखा जाए ज़्यादा है, प्लस ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तब आपका जो 10th ग्रेड है, 10th ग्रेड में आपको की फैक्ट्स, डेट्स और भी बहुत सारी चीज़ें सोशल साइंस में तो पढ़नी ही पढ़नी है। अब ऑलमोस्ट 20 to 21 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। सो इस बार का भी सिलेबस मैंने देखा नहीं है सोशल साइंस का कि डिलीटेड में क्या है, अभी इसका भी वीडियो जल्दी ही ला रहा हूँ, तो उसके लिए भी आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोगों ने इतना तो देख लिया, अब हम लोग जानने वाले कि रिलीजियस कंपोजिशन क्या था श्रीलंका का, रिलीजन के बेसिस पे क्या क्या कंपोजिशन हुआ करते थे, ठीक है। तो बुद्धिस्ट जो थे, सिन्हाला स्पीकर वहाँ पे जो थे वो 74% थे। हिंदू और मुस्लिम हमारा 18% थे जो कि तमिल स्पीकर्स थे, ठीक है। फिर क्रिश्चियन वहाँ पे 7% थे जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों थे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ
इम्पॉर्टेंट रिलीजियस कंपोजिशन है। अब हम लोगों ने दोनों स्टेट्स का कंपोजिशन प्लस इंट्रोडक्शन दोनों ही चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेजॉरिटेरियनिज्म। अब मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय, वर्ड से ही मालूम चल रहा था, वर्ड डिनोट्स दैट मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब क्या होता है, जो चीज़ हमारा मेजॉरिटी होता है, जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी, आपको सबको पता है कि माइनॉरिटी मतलब कम, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा। तो यहाँ पे मेजॉरिटेरियन मतलब क्या है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ के मेजॉरिटी में पीपल थे, उनके पास वो अपना हक जमाने लगी, वो अपना एक तरह से कह सकते हैं कि अपना पावर दिखाने लगे, और जो वहाँ पे माइनॉरिटी के पीपल थे उनको नीचे दिखाने लगे, यू कैन से जस्ट लाइक, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं क्या है। तो मेजॉरिटेरियन एक बिलीव है जो कि आ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर इट वॉन्ट्स बाई डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड फॉर द माइनॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, मेजॉरिटेरिज्म का मतलब क्या होता है कि इट सेड दैट आप कुछ भी करें, मेजॉरिटी वाले पीपल कुछ भी करें, चाहे वो डिसरिगार्डिंग करें, चाहे वो विशेज़ को नीड्स को माइनॉरिटी के समझें या तो ना समझें, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मेजॉरिटी का मतलब यही है, ठीक है। तो मेजॉरिटी का मतलब आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। एंड हम लोग के लेक्चर का 11 मिनट्स हम लोगों ने बिता लिया है अब, और हम लोगों ने पेज 10 पर हम लोग पहुँच चुके हैं। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट श्रीलंका, श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ था, जैसे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में, तो हमारे एक साल, जस्ट एक साल बाद श्रीलंका को भी इंडिपेंडेंस मिल गई थी, जो कि क्या था, 1948 था। ओके, द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to। अब वहाँ पे क्या हो रहा था कि सिन्हाला कम्युनिटी जो थी वो डोमिनेंस कर रही थी कि जो है हम मेजॉरिटी में हैं, हमको एक पावर दो, अथॉरिटी बनाओ, मतलब कि वहाँ पे डिमांड होने लगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि सिन्हाला सुपरमेसी को बनाने के लिए मेजॉरिटी वाले पीपल्स की सारी बातें मानने लगी। अब ऐसा हुआ, लेकिन लोग भी प्रोटेस्ट तो अपना दिखाएंगे ही, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं दिखाएंगे। तो जब प्रोटेस्ट दिखा, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वहाँ पर जो 1956 में आखिर में ऐसा क्या क्या हुआ था, ठीक है। अब हम लोग ये सब पढ़ेंगे कि 1956 में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो 1956 में पॉइंट 1 में हम लोग देखें तो एक एक्ट पास किया गया था जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज मान ली गई थी, कहाँ की, श्रीलंका की। अभी हम लोग बेल्जियम की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट श्रीलंका। तो श्रीलंका में क्या हुआ था कि श्रीलंका में क्या हुआ था, ऑफिशियल लैंग्वेज मान ली गई थी सिन्हाला को, और वहाँ पे मेजॉरिटेरियनिज्म को अपना लिया गया था 1956 में एक एक्ट को पास करके। तो एक क्वेश्चन भी बनता दैट इन विच ईयर एक्ट वॉज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। चाहे आपसे डेट पूछ लिया जाए, लैंग्वेज पूछ लिया जाए, क्या बनाया गया था, क्या हुआ था, आपसे हर एक चीज़ क्वेश्चन बहुत टाइप के बनते हैं, हर एक पॉइंट से, हर एक लाइन से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। नाउ द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी। उन्होंने साथ ही साथ में सिन्हाला को एक ऐसा मतलब पावर दिया था कि यूनिवर्सिटी में जॉब पोजीशन में, गवर्नमेंट जॉब में उनको हमेशा प्रेफरेंस मिलेगी, यू कैन से फेवर उन्हीं का होगा, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्टेड एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को स्टिपुलेटेड कर लिया गया था, ठीक है। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू मूव अबाउट रिएक्शन ऑफ श्रीलंकन। अब ऐसा कुछ हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो रिएक्शन क्या था श्रीलंकन तमिल्स का उसके ऊपर, उसके खिलाफ में।
तो दे फेल्ट दैट नन ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट फिनाला लीडर वॉज, उन लोगों को लग रहा था कि हमारे लैंग्वेज का कोई महत्व ही नहीं है, हम लोगों की कोई महत्व ही नहीं है, हम लोगों के बारे में गवर्नमेंट सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights and discriminated against them in getting jobs. उनको लग रहा था कि जितना भी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ है, जो भी चीज़ें हैं, सब हम लोगों से छीना जा रहा है। Then Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for, श्रीलंकन तमिल्स ने लॉन्च किया था क्या, पार्टीज और स्ट्रगल्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग तमिल, रिकॉग्नाइजिंग करने के लिए तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज, रीजनल ऑटोनॉमी और इक्वल अपॉर्चुनिटी। एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द फिनाला, उसके तहत क्या हुआ कि जो उसका अंजाम नतीजा क्या निकला कि जो फिनाला और तमिल कम्युनिटीज़ थी वो रिलेशंस उनके स्ट्रेंड होने लगे। बट देयर डिमांड फॉर अ मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाई Tamils was repeatedly denied. By 1980 several political organizations formed demanding, अब ऐसे करते करते में क्या क्या हुआ कि वहाँ पे सिविल वॉर छिड़ गई, जिसमें बहुत सारे लोग की जानें भी गई थी। Thousands were killed and many become refugees. Severe loss to the social, cultural and economic life of the country it ended. जो कि ये जो यहाँ पे सिविल वॉर हमारी चल रही थी वो कब एंड हुई, 2009, यानी कि 2009 में ये जो सिविल वॉर है वो एंड हुई थी। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक इतना पढ़ा कि क्या क्या बेल्जियम की बातें हैं, क्या कहाँ की बातें, हम लोगों ने सब पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम, आखिर में बेल्जियम कैसे अपने यहाँ के देश को, श्रीलंका ने क्या किया था, सिविल वॉर तक की कंडीशन को पैदा कर दिया था, उत्पन्न कर दिया था, क्रिएट कर दिया था, मगर बेल्जियम कुछ ऐसे स्टेप्स लेगा जिससे वहाँ पर कन्फ्लिक्ट भी ना हो, लोग भाईचारे के साथ रहें। अब उसको हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में एकोमोडेशन इन बेल्जियम में ऐसा क्या क्या हुआ था। So between 1917 and 1993 the Belgians amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. Now, बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स चेंज लाई थी, मतलब अपने अमेंड किया था, चेंजेस लाया गया था 1970 और 1933 के तक के बीचों में, यानी कि 1970 से 1993, मुझे भी 93 की नहीं आती हिंदी, आई थिंक 93 आई थिंक इसको कहते हैं। तो 1970 से 1993 के बीच में जो बेल्जियंस थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार, वहाँ की जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी बेसिकली उसने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 4 टाइम्स अमेंड किया था। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स अमेंड किया था, जिससे अरेंजमेंट लाया जा सके और पीपल जो कि वहाँ पर पीपल हैं वो भाईचारे के साथ में एक पीसफुल मैनर में रहें, सिविल वॉर जैसी कंडीशन ना क्रिएट आउट हो। And बच्चा one more thing that if you need this PDF, the link for the PDF available within 2 days, क्योंकि PDF लेक्चर ख़त्म होने के बाद में कुछ और पॉइंट्स भी ऐड करने रहते हैं, सो आपको 2 दिनों के अंदर में PDF की लिंक भी आपको मिल जाएगी। सो यू नीड टू विजिट एंड क्लिक ऑन द PDF, यू विल गेट ऑल द नोट्स, जितनी भी चीज़ें हैं ना नोट्स में सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी विद इन 2 days ओनली। ओके, सो नाउ अब हम लोग जानेंगे कि आखिर में 4 टाइम्स उन्होंने बदला, तो लेकिन क्या क्या चेंजेस लाए, कैसे बदला, क्या किया, जो कि आपके NCERT रीडर में गिवन आउट है। बहुत लोगों के स्कूल्स में तो आई थिंक मई में पीरियोडिक असेसमेंट होने वाले होंगे। PA जो आपका होता है बहुत सारे स्कूल में मई के आसपास में होंगे, तो आप लोग प्लीज़ अपना अगर सिलेबस आपको पता चला होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, तो मैं उस हिसाब से आपका सारा टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा इन हिंदी, इंग्लिश एंड इन योर SST। ओके, सो मैथ्स का मैं चैप्टर 1 अगर कोशिश करूँगा चैप्टर 1 भी ले आऊँ जल्दी ही, ठीक है।
पहले, लेकिन हम लोगों का कंसर्न बिल्कुल से एकदम किस पे रहेगा दिमाग, केवल 3 सब्जेक्ट्स पर, हिंदी, इंग्लिश एंड सोशल साइंस. So the constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी नंबर ऑफ डच और फ्रेंच के मेंबर्स रहें, मिनिस्टर्स रहें, वो इक्वल नंबर में रहें. ये पहला बात कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था कि यही चेंज, जो पहला चेंज था वो क्या था कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन डच एंड फ्रेंच एज वेल शुड बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, तो ये हमारा पहला चेंज था. देन सेकंड चेंज, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन टू गिवन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री. बहुत सारी पावर्स जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी पावर था वो स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर था वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया था. यह हमारा सेकंड चेंज था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम में. अगर हम लोग बेल्जियम की भी टॉक अबाउट बेल्जियम, देन यहाँ पर बेल्जियम का हमारा सेकंड थिंग है. देन आफ्टर इट थर्ड हमारा क्या था कि मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री. ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. यहाँ तक तो अभी हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि सेम मतलब कि वेट अ मिनट, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर स्टेट में दे दिया गया है. अब हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रसेल्स के पास में एक सेपरेट गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रसेल्स में क्या था, अलग तरीके का एथनिक कंपोजिशन था, वहाँ पे उल्टा अपोजिट था. ठीक है, तो वहाँ पे ब्रसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई जो कि कम्युनिटीज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन. ब्रसेल्स के पास में अपनी खुद की अकेली एक सेपरेट गवर्नमेंट हो गई थी. अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट government there is a third kind of government called community government. community government भी बनाई गई थी जो कि पीपल्स के द्वारा, लोकल गवर्नमेंट हम लोग जिसको कहते हैं, वैसे ही कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी जो कि पीपल एलेक्ट करते थे और बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज. कम्युनिटी गवर्नमेंट इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि वहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन था, जो लोकल मैटर्स, जो लोकल प्रॉब्लम्स रहा करें, वह कम्युनिटी गवर्नमेंट सॉल्व करे, जिससे कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस बहुत ही कम रहें. और ये हमारा कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ को कम आउट करने में, यानी कि ख़त्म करने में, इसके प्रॉब्लम्स को सुलझाने में मदद करता था. देन वी हैव कोलिशन गवर्नमेंट. अब हम लोगों के पास में आया है कोलिशन गवर्नमेंट. आखिर में क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय कोलिशन गवर्नमेंट? The usual reason for such an arrangement is that no single party has achieved an absolute majority after an election. अगर हम सिंपल मीनिंग में आपको बताएं तो कोलिशन गवर्नमेंट वह मतलब एक गवर्नमेंट होती है जिसमें 2 पार्टी जाती हैं मिलकर के एक पार्टी बनाती हैं, क्योंकि अगर उनको इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में कम वोट्स मिल गए, तो उनको पता है कि अगर 2 पार्टी रहेगी, 2 पार्टी एक पार्टी बन जाएगी, यानी कि कोलिशन हो जाएगा, तब वोट समय ज़्यादा मिलेंगे. यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट होती है जो उसमें नो सिंगल पार्टी हैज अचीव्ड एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आफ्टर इलेक्शन. ठीक है, हम लोगों ने कोलिशन गवर्नमेंट पढ़ लिया. अब हम लोग पढ़ेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल. पावर शेयरिंग आखिर में ज़रूरी क्यों है? तो वह ज़रूरी है क्योंकि मोरल और प्रूडेंशियल रीजन्स की वजह से पावर शेयरिंग हमारी ज़रूरी है. वाई? मोरल एंड प्रूडेंशियल रीजन्स के तहत. लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज. तो प्रूडेंशियल रीजन आखिर में क्या कहता है? तो प्रूडेंशियल रीजन होता है वह रीजन जिसमें बेस्ड होता है केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ, जिसमें यह पता रहे कि किसमें, जिसमें हमारे गेन और प्रॉफिट की, गेन यानी कि प्रॉफिट या लॉस की हमारे बात आए, उसको हम लोग प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं, जो कि बेस्ड आउट रहता है. यह हमारा पॉसिबिलिटी करता है कि कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करे सोशल ग्रुप्स में. फिर रिजर्वेशन होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर माइनॉरिटीज़, और रिजर्वेशन भी होती है. अब मोरल रीजन यानी कि हम लोग बात करें नैतिकता, जैसे कि हम लोग मोरल की हिंदी क्या होती है? नैतिकता ही. तो ये हमारा प्योरली होता है मोरल कंसिडरेशंस पर बेस, और ये कंसिडर होता है बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोरल रीजन.
देन वी हैव फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने क्या फॉर्म्स क्या होते हैं पावर शेयरिंग के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आखिर कितने तरीके के पावर शेयरिंग होते हैं, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग हमारे इंडिया की अगर बात की जाए तो बहुत तरीक़ों से पावर को शेयर किया जाता है जिससे कन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो, कन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, वॉर, सिविल वॉर जैसी कंडीशन भी ना आए। तो पहला जो हमारा फॉर्म होता है, पहला जो हमारा शेयर किया जाता है पावर, वो डिफरेंट ऑर्गन्स के बेसिस पे किया जाता है। ऑर्गन्स का क्या मतलब होता है, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी शामिल हो, जिसमें यह पावर इसमें मतलब शेयर की जाती है। ठीक है, अब हम लोग शेयर तो करते हैं लेकिन इससे होता क्या है, कैसे शेयर की जाती है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। यानी कि अगर आप बात करें तो वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर हमारा अगला चीज़ है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर है। आपको पता होगा हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन यह लाइन होती है और वर्टिकल लाइन यह लाइन होती है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर है, जिसमें जो हमारा लेजिस्लेचर होता है, फिर जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है और जो हमारा जुडिशरी होता है, तीनों के हाथों में कितना कैसी पावर होती है, इक्वल पावर होती है। इसमें कोई बड़ा नहीं होता, किसी के पास में ज़्यादा पावर नहीं होती, किसी के पास में कम पावर नहीं होती है। बोथ हैव इक्वल, ऑल द थ्री हैव इक्वल पावर्स, इसीलिए हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, जिसमें हमारा पावर सेम रहता है। ठीक है, सेम रहता है। देन डिफरेंट लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो हाँ, डिफरेंट लेवल की अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो डिफरेंट लेवल में हमारा पावर जो होता है वो वर्टिकल डिवीज़न की तरह, ये मैंने एनसीईआरटी के बुक का ही कटआउट निकाल के यहाँ पे लगाया है जिससे आपको पढ़ा लूँ, लेकिन मैं अपने लैंग्वेज में इसको आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंट लेवल में क्या होता है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर भी कहते हैं। वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर में क्या होता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट आती है। अब आप सभी को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा पावर रहती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट आती है, फिर लोकल गवर्नमेंट, या हम लोग उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी कि C फॉर कम्युनिटी, G फॉर गवर्नमेंट। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक हमारा सेंट्रल, एक हमारा स्टेट और एक हमारा क्या लोकल या तो फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, हर एक के पास में पावर डिफरेंट होती है। ठीक है, देन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हमारे आ जाते हैं। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, एक सेकंड और एक चीज़ और बताना, लोकल गवर्नमेंट यानी कि म्यूनसिपैलिटी हो गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मेयर, पंचायत समिति, ये सब आपके लोकल गवर्नमेंट में आते हैं, जो कि आपका लैंग्वेज और रिलीजन बेसिस पे, लैंग्वेज, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, ये सब तरीके के जो भी आपके इश्यूज रहते हैं उसको सॉल्व आउट करने में मदद करते हैं। ओके, देन वी हैव डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के तहत भी, सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में भी जैसे कि जो पावर होता है उसको शेयर किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज के, इसमें क्या होता है कि सोशल ग्रुप्स में शेयर किया जाता है जिससे आपका कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जा सके। देन डिफरेंट लेवल्स, वेट अ मिनट, सो डिफरेंट लेवल्स की हम लोगों ने अभी तक बात की थी। यहाँ पे एक गलती से डिफरेंट लेवल लेकर यहाँ पे होना चाहिए था पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास साथ में कैसे शेयर किया जाता है। तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी और प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट में भी शेयर किया जाता है, जिसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है सिटीजन्स को कि वो अपने रूलर्स को खुद चूज करें। इलेक्शन होते हैं जिससे, जो कि प्रोवाइड करता है एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह भी दिखाता है, और ये यह चॉइस हमारा प्रोवाइड होता है वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज जो कि कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन। ठीक है, अब हम लोग एकदम आखिरी पेज पर अपने आ चुके हैं, जो कि हमारा, हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर कब तक, कितनी देर में ख़त्म किया है, आई थिंक हाफ एन आवर में हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, एक बार इसका भी हम लोग डिफिनेशन की तरफ से समझ लेते हैं। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट is one in which different social groups are given the power to handle the affairs related to their communities। कम्युनिटी गवर्नमेंट वह गवर्नमेंट होती है जो कि
डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के साथ में अपना पावर को शेयर आउट करती है, जिससे हमारा जो भी रिलीजन बेसिस पे, कल्चरल बेसिस पे जितने भी इश्यूज होते हैं वह सब शॉर्ट आउट हो सकें। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कम्युनिटी गवर्नमेंट, अ कम्युनिटी गवर्नमेंट इज वन इन विच डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आर गिवन द पावर, जिसमें वह कम्युनिटी गवर्नमेंट वह गवर्नमेंट होती है जो कि थर्ड टाइप की गवर्नमेंट होती है। पहली बात तो पहला पॉइंट इसमें यही है। यह इसलिए बनाई जाती है कि लैंग्वेज, कल्चरल जो कि छोटे छोटे मैटर्स होते हैं उसको यह सॉल्व आउट कर सके। ओके, ये हमारा थर्ड लेवल गवर्नमेंट होता है। इसको यह हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में होता है। वी फॉर वर्टिकल, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, पी फॉर पावर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सो थैंक यू एंड वी कवर 50 सब्सक्राइबर्स। अभी तक बच्चों हम लोगों ने 50 किया, लेकिन हाँ मुझे बहुत खुशी है कि 50 लोग हमसे 50 लर्नर्स हमसे जुड़ चुके हैं। तो थैंक यू ऑल दोज 50 लर्नर्स जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और अब आप लोगों से भी बहुत ही रिक्वेस्ट है दैट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज पॉसिबल। अगर आपसे भी हो सके तो आप लोग भी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद है देन डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द चैनल, डू कमेंट, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, डू प्रेस द बेल आइकन एज वेल। ओके, हम लोगों ने कर लिया है ये चैप्टर ख़त्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे कुछ ही दिनों में। चैप्टर 2 की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। और एक और चीज़ कि आप इसका एक और वीडियो भी अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू सी दैट वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यू कैन वॉच इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट एज वेल। आपको इसका नोट्स 2 दिन के अंदर में मिल जाएगा। ठीक है, सो अब बताइएगा कि अगला चैप्टर कौन सा चाहिए इन द कमेंट सेक्शन। एंड पोल सेक्शन भी आ रहा है, उस पर भी बता दीजिएगा। प्लस मैं कम्युनिटी पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ उसको भी चेक कर लिया करिए, लाइक उसको भी कर दिया करिए। एक लाइक तब पता चल जाता है ना कि जिससे कि आप लोगों ने देख लिया है, नहीं तो पता नहीं चल पाता है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन। आप ही लोगों की वजह से हमारा 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुआ है। आगे का टारगेट हमारा 200 सब्सक्राइबर्स का है। फिर हम लोग ऐसे करते करते 100 के 1 मिलियन पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।